मानव अंग तस्करी के लिए बदनाम शहर के एक बड़े अस्पताल के अंदर भारत कुमार दाखिल होता है। चेहरे से लाचार और परेशान लड़खड़ाते कदमों से वो रिसेप्शन पर पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट से अस्पताल के मालिक समीर मलिक से मिलने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और मना करते हुए कहती है कि डॉक्टर मलिक बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। भारत कुमार रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मेरा नाम भारत कुमार है, मैं कभी सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करता था, आप उन्हें मेरा नाम बताइए, वो मना कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट मोबाइल निकालकर डॉक्टर मलिक से उस व्यक्ति के बारे में बताती है और उसके बाद वो भारत कुमार को अस्पताल के मालिक समीर मलिक से मिलने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद भारत कुमार डॉक्टर समीर मलिक के केबिन में बैठा हुआ था। कहिए पत्रकार महोदय, कैसे आना हुआ? मलिक साहब, अब मैं पत्रकार नहीं हूँ। खतरों से खेलने का शौक छूट गया शायद। मुस्कुराते हुए समीर मलिक ने फिल्मी अंदाज में कहा, आप जो समझे मलिक साहब, मगर इस वक्त मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ। जब आप पत्रकार ही नहीं रहे तो सौदा किस चीज का करेंगे जनाब? एक 40 साल के स्वस्थ आदमी के पूरे शरीर का सौदा करने आया हूँ मलिक साहब। डॉक्टर समीर मलिक चौंकता है और भारत कुमार को गौर से देखता है। फिर मेज पर रखी बेल बजाता है। बाहर से दो लोग तेजी से अंदर आते हैं। डॉक्टर मलिक उन्हें इशारा करता है और वो दोनों आगे बढ़कर भारत कुमार की अच्छी तरह से तलाशी लेकर वहां से चले जाते हैं। भारत कुमार दोबारा कुर्सी पर बैठ जाता है। मलिक साहब, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं पत्रकार नहीं रहा, तो फिर मैं आपका स्टिंग ऑपरेशन कैसे कर सकता हूं? मेरे पास मोबाइल फोन तक नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए आप मेरा एक्सरे करा सकते हैं। कहीं अपनी बॉडी में मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या चिप तो नहीं छुपा रखे हैं? भारत कुमार के जवाब से डॉक्टर समीर मलिक पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। भारत कुमार जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप तो बड़े ईमानदार पत्रकार हुआ करते थे और मेरे खिलाफ भी आपने 1-2 बार लिखा है, फिर अचानक इतना बड़ा परिवर्तन? भारत कुमार खामोश बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर मलिक दोबारा अपनी बात शुरू करता है। खैर छोड़िए, परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तन से आपको पैसा, पावर, प्लेजर सब कुछ मिलेगा। भारत कुमार कोई रिएक्शन नहीं देता है। कुछ देर भारत कुमार के चेहरे को घूरने के बाद मलिक दोबारा बोलना शुरू करता है। भारत कुमार जी, सब्जेक्ट कहाँ है? उसे तो लेकर आइए, पेमेंट की व्यवस्था मैं आपको हाथों हाथ करा दूंगा। सब्जेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है मलिक साहब। इत्मीनान के साथ भारत कुमार ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर समीर मलिक बुरी तरह चौंक जाता है। फिर वो इधर उधर देखता है, फिर भारत कुमार की तरफ मुखातिब होकर, आप खुद, यानी आप अपने आप को सब्जेक्ट बनाकर बेच रहे हैं? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? मलिक साहब, मजाक अपनी बराबरी के लोगों से किया जाता है। आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये मजाक नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बता सकते हैं? भारत कुमार कुर्सी से खड़ा होकर एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। मलिक साहब, मैंने आपके और आपके अस्पताल के खिलाफ कई बार लिखा, ठोस सबूतों के आधार पर लिखा, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आपके रसूख बहुत बड़े लोगों के साथ थे और आपका पैसा भी बहुत ऊपर तक जाता था। इसीलिए आपके खिलाफ लिखा मेरा कोई भी आर्टिकल आपका कुछ न बिगाड़ सका। मगर मुझे सच लिखने का बड़ा जुनून था। इसी सच लिखने के जुनून में मैंने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। उनकी सारी पोल पट्टियां खोल कर रख दी। उन्होंने मुझे बहुत लालच दिया, पैसे का, प्रमोशन का, बड़ी पोस्ट का। पर मुझे भी एक नशा था, एक जुनून था, ईमानदारी का, सच्चाई का, समाज को बदलने का, जो मेरे खून में था और शायद मेरी मौत के साथ ही मेरे साथ जाएगा। मलिक साहब, इस तरह का मैं अकेला इंसान नहीं हूं इस दुनिया में। मेरे जैसे काफी लोग होंगे जो ईमानदारी का नशा करते होंगे। वो मर जाते हैं मगर इस नशे की लत को नहीं छोड़ते। मैं भी इसी नशे का पक्का आदी था। न मैं झुका, न मैं डरा,
न मैंने कोई समझौता किया और न ही किसी लालच में आया। करप्ट नेताओं के उद्योगपति दोस्तों ने मेरे अखबार को ही खरीद लिया और उसके साथ साथ कई जाने माने न्यूज़ चैनल्स जहां मैं जॉब कर सकता था, उन्होंने वो भी खरीद लिए थे। उसके बाद उनके अच्छे दिन और मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और जहां जहां जिस जिस ऑफिस में मैं गया, वहां से मुझे बेइज्जती के साथ लौटा दिया गया। मुझ जैसे मशहूर पत्रकार को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मीडिया ऑफिसेज में छोटी मोटी नौकरी तक नहीं मिली। 3 साल से लगातार दोस्तों से उधार ले लेकर बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा, फ्लैट की EMI चुकाता रहा। गांव का पुराना मकान बेचकर सभी दोस्तों का उधार तो चुका दिया, मगर बच्चों के स्कूल की नई फीस, फ्लैट की कुछ रुकी हुई EMI, राशन की दुकान वाले का कर्ज, बच्चों की पढ़ाई के आने वाले सालों का खर्चा, वो कहां से होगा? यही सोच सोच कर परेशान होकर मैं एक दिन आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। फिर मैंने सोचा कि आत्महत्या करके मैं तो मुक्ति पा जाऊंगा, मगर मेरे बाद मेरे बच्चों और बीवी का क्या होगा? फिर मैंने वो ख्याल भी दिल से निकाल दिया। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और मेरे सामने पैसा हासिल करने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर आखिरकार मुझे आपका हॉस्पिटल याद आया। आप मुझे 35 लाख रुपए दे दीजिए और बदले में मेरे शरीर के सभी अंगों को आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। डॉक्टर मलिक काफी देर तक खामोश रहता है, फिर इधर उधर देखता है। पत्रकार जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की कीमत पूरे 35 लाख रुपए होगी। मलिक साहब, मैंने इस पर बहुत लिखा है और बहुत स्टडी की है। भले ही छपा बहुत कम हो, इसलिए मुझे पता है कि आप कहां कहां और किस किस कीमत में मानव शरीर की तस्करी करते हैं। ठीक है पत्रकार बंधु, अब आप बताइए कि पैसा कैसे दिया जाए। भारत कुमार टेबल से पेन उठाकर वहां रखे कागज पर एक अकाउंट नंबर लिखता है और डॉक्टर को देते हुए, ये मेरी वाइफ का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करा दीजिए। पत्रकार महोदय, इन कामों का पैसा हम ऑनलाइन नहीं कैश में देते हैं। आप एड्रेस लिख कर दे दीजिए, 20 मिनट के अंदर ये पैसा वहां पहुंच जाएगा। भारत कुमार उसी कागज के पीछे एक एड्रेस लिखता है और डॉक्टर मलिक को दे देता है। डॉक्टर मलिक मेज पर रखी बेल बजाता है। बाहर से 2 लोग आते हैं। डॉक्टर मलिक वो पेपर उन्हें देता है और कहता है, सिकंदर को दे दो। फिर डॉक्टर मलिक मोबाइल निकालकर, सिकंदर, इस एड्रेस पर 35 किलो राशन पहुंचा देना। राशन? सवालिया नजरों से भारत कुमार समीर मलिक की तरफ देखता है। कोड वर्ड होते हैं हमारे, आप बेफिक्र रहिए, राशन नहीं पैसा ही पहुंचेगा। मुस्कुराते हुए समीर मलिक बोला। फिर वो एक दराज खोलता है और वहां से एक पुराना मोबाइल निकालकर भारत कुमार को देते हुए, पत्रकार महोदय, आप 15 मिनट बाद अपने घर फोन करके कंफर्म कर लीजिए पैसा पहुंच गया या नहीं। 15 मिनट बाद भारत कुमार घर फोन करता है। फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए, जी, पूरा पैसा घर पहुंच गया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपना काम कर सकते हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूं मलिक साहब। भारत कुमार जी, हम आपसे बातचीत में आपको लगातार पत्रकार महोदय कहकर संबोधित कर रहे हैं, मगर आप बदले में हमें मलिक साहब कहकर संबोधित कर रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर साहब सुनना अच्छा लगता है। आपको डॉक्टर सुनना भले ही अच्छा लगे, मगर आप डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आप तो, खैर क्या कहूं, छोड़िए। काम की बात पर आते हैं भारत कुमार जी।
हम भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन आपकी ये नई क्वालिटी यानी आपकी सच्चाई और ईमानदारी, जिसका हमें आज ही पता चला। अब हमें आपके शरीर के अंग नहीं, आपकी सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। मलिक साहब, मेरी सच्चाई और ईमानदारी आपके किसी काम नहीं आएगी। आप मुझे मेरे शरीर की पूरी कीमत अदा कर चुके हैं और अब ये शरीर आपका हो चुका है। इसे बेचकर अपनी कीमत वसूल कीजिए। कोई बात नहीं पत्रकार जी, हम अपनी कीमत दूसरे तरीके से वसूल कर लेंगे। दरअसल हमारे इस काम में हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो भी इस काम के अकाउंट को संभालता है वो लाखों रुपयों का गबन कर जाता है, क्योंकि हमारा ये काम भी ऐसा है कि किसी के खिलाफ ना तो हम रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और ना ही खुलकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो भी अकाउंटेंट यहां आया उसने लाखों रुपए का गबन किया और भाग गया। आप जैसा ईमानदार इंसान अगर मेरा ये काम संभालेगा तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा और मैं बिल्कुल बेफिक्र रहूंगा। इसलिए आज से मेरे इस काम का अकाउंट आप संभालेंगे। नहीं मलिक साहब, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। भारत कुमार के जवाब से डॉक्टर बुरी तरह शॉक्ड होता है। क्यों नहीं हो पाएगा? आपकी जान बच गई। इतना अच्छा ऑफर। अरे आप होश में तो हो पत्रकार महोदय। जी मलिक साहब, मैं पूरे होशो हवास में हूं। फिर मेरा प्रपोजल मंजूर क्यों नहीं आपको? मलिक साहब, अगर जमीर का सौदा करना होता तो कब का उन करप्ट नेताओं या अखबार के संपादकों के साथ कर लिया होता। पत्रकार बाबू, एक बार ठंडे दिमाग से और सोच लो। ठीक है, सोचता हूं मलिक साहब। भारत कुमार कुछ सोचते हुए केबिन में घूम रहा है और डॉक्टर मलिक उसे गौर से देख रहा है। फिर भारत कुमार कुर्सी पर बैठ जाता है। सोच लिया। तू डॉक्टर नहीं, राक्षस से भी भयानक किस्म का दरिंदा है जिसकी भूख कभी नहीं मर सकती। तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर तू अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इतने घिनौना काम कर रहा है जो इंसान तो क्या शैतान के करने लायक भी नहीं है। और रही बात मेरी आत्मा कभी नहीं बिकी और ना ही कभी बिक सकती है। मेरा शरीर बिक सकता है। शरीर तो वैसे भी नश्वर है जो मैंने तुझ दरिंदे को बेच दिया है। रही बात मेरी आत्मा की, उसे खरीदने की औकात ना उन संपादकों की थी, न उन करप्ट नेताओं की थी और न तुझ जैसे दरिंदे की है और ना ही ऊपर बैठे उस भगवान की है। अब तू जल्दी से मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपना काम पूरा कर, वरना मैं तब तक तुझे गालियां देता रहूंगा। डॉक्टर मलिक बेल बजाता है। दो लोग अंदर आते हैं और वो एक इंजेक्शन भारत कुमार के हाथ में लगाते हैं। भारत कुमार धीरे धीरे कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन एक तरफ डाल देता है। डॉक्टर मलिक के आदमी भारत कुमार को स्ट्रेचर पर लिटाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं।